स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम इकोनॉमिक्स में आगे जो टॉपिक्स बचे हुए तो उनको कवर करेंगे। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है पिछली क्लास में हम लोगों ने डेमोग्राफी के बारे में पढ़ा हुआ था। डेमोग्राफी जो है वो जनसंख्या से संबंधित है, पॉपुलेशन से रिलेटेड वर्ड है। और आज मैंने स्लाइड इंग्लिश में भी बनाई हुई है और हिंदी में भी ये टॉपिक आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले आज अपन पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। इंडस्ट्रियल सेक्टर को हिंदी में कहते हैं औद्योगिक क्षेत्र। इसके बाद हम पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड के बारे में। फॉरेन ट्रेड को हिंदी में कहते हैं विदेशी व्यापार। इसके बाद हम पढ़ेंगे डेमोग्राफिक कंडीशंस को लेके पढ़ेंगे, मतलब पॉपुलेशन की स्टडी करेंगे। जो पॉपुलेशन, जो जनसंख्या है वो कैसे एक रिसोर्स का काम करती है, कैसे एक संपदा का काम करती है, उसके रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को लेके, मतलब रोजगार को लेकर हम बात करेंगे, पेशे को लेकर हम बात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, जो वास्तविक में जो चीज़ें हम काम करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जो हेल्पफुल होती हैं हमारे लिए कोई भी काम करने के लिए, उसके रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे। तो बच्चों जो पहली स्लाइड है वो आपकी हिंदी में है और इसके बाद यही स्लाइड मैंने इंग्लिश में भी रख रखी है। और तो सबसे पहले मैं आपको हिंदी में पढ़ के इसको समझा देता हूँ, फिर मैं आपको इंग्लिश वाली स्लाइड भी बता दूंगा बच्चों। तो देखेंगे बच्चों इसमें लिखा हुआ है, इन्हें कीजिए। ब्रिटिश काल की उन वस्तुओं की सूची तैयार करें जिनका भारत से निर्यात और आयात होता था। मतलब आपको एक लिस्ट बनाना है जो हम विदेश से मंगाते थे हमारी कंट्री में, और जो हम हमारे देश से दूसरे देश में भेजते थे, उसका आपको एक लिस्ट बनाना है कि कौन सा सामान हम हमारे देश में आयात करते थे और कौन सा सामान हमारे देश से हम निर्यात करते थे दूसरे देशों में। इसकी एक लिस्ट बनाना है, ठीक है। इसके बाद लिखा है बच्चों, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित विभिन्न वर्षों के आर्थिक सर्वेक्षण से भारत के आयात और निर्यात से संबंधित विभिन्न वस्तुओं की सूचना एकत्रित करें। इन आयातों और निर्यातों की तुलना और स्वतंत्रता पूर्व अवधि से करें। अभी प्रेजेंट में जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आज़ादी से पहले, इंडिपेंडेंस से पहले जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, दोनों की लिस्ट बनाना है और दोनों को कंपेयर करना, तुलना करना है बच्चों अपन को। तो ये कुछ बातें लिखी हुई हैं दो, ठीक है। और कल मैंने जहाँ एंड किया था जिस पेज से, उसके आगे से मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर जो व्यापार है, आयात और निर्यात है, उसको लेकर हमने पढ़ा हुआ था और उसके आगे ही मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। आयात और निर्यात के लिए मार्ग खुलने से तो भारत के व्यापार पर अंग्रेजी नियंत्रण और भी सख्त हो गया। अंग्रेजी नियंत्रण और भी सख्त हो गया मतलब जो व्यापार था आयात निर्यात को लेकर, अंग्रेज़ों ने उसको और ज़्यादा टाइट कर दिया, जिससे कि हमारे देश का जो विकास था वो रुक गया। क्योंकि वो लोग, अंग्रेज़ लोग क्या करते थे कि अपने देश से जो कच्चा सामान है वो ब्रिटेन में सप्लाई करते थे और ब्रिटेन में जो सामान बनकर तैयार होता था उसको आयात करते थे और हमारे भारत के बाज़ार में उसको महंगे भाव पे बेचते थे। तो बच्चों इस तरह से जो आर्थिक स्थिति थी वो ब्रिटेन की काफ़ी मजबूत होती गई और भारत की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर होती गई। विदेशी शासन के अंतर्गत भारतीय आयात निर्यात की सबसे बड़ी विशेषता निर्यात अधिशेष का बड़ा आकार रहा, किंतु इस अधिशेष की भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत भारी लागत चुकानी पड़ी और मिट्टी का तेल जैसी अनेक आवश्यक वस्तुएं मुश्किल से उपलब्ध हो पाती थीं। यही नहीं, इस निर्यात अधिशेष का देश में सोने और चांदी का प्रभाव पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वास्तव में इसका प्रयोग तो अंग्रेज़ों की भारत पर शासन करने के लिए गढ़ी गई व्यवस्था का खर्च उठाने में ही हो जाता था। अंग्रेजी सरकार के युद्धों पर व्यय तथा अदृश्य मदों के आयात पर व्यय के द्वारा भारत की संपदा का दोहन हुआ। मतलब हमारे देश के जो रिसोर्सेज थे, जो हमारे देश के जो खनिज थे, वो पूरी तरह से बर्बाद कर दिए गए या उनका निर्यात ब्रिटेन में कर दिया गया, जिससे कि हमारी जो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई बच्चों। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा जनांकीय परिस्थिति, कि जनांकीय परिस्थिति इसको इंग्लिश में कहते हैं डेमोग्राफिक कंडीशंस को लेके बताऊंगा। मतलब यहाँ के लोगों की, अपने देश के लोगों की जो स्थिति थी उसको लेके मैं आपको बता रहा हूँ। ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के विस्तृत ब्यौरे सबसे पहले 1881 की जनगणना के तहत एकत्रित किए गए थे। तो सबसे पहले जो जनगणना हुई थी, जो लॉर्ड रिपन ने
कराई थी, आपको पता होगा बच्चों, लॉर्ड रिपन ने और लॉर्ड मेयो ने कराई हुई थी। एक 1872 में 1872 में लॉर्ड रिपन द्वारा भारत की जनगणना करवाया गया था, और दूसरी बार जो जनगणना करवाई गई थी व्यवस्थित तरीके से, वो 1881 में लॉर्ड मेयो के जरिए कराई गई थी। तो यहाँ पर डेमोग्राफी मतलब लोगों को लेकर, लोगों के हित को लेकर यहाँ बात करी जा रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पे एक स्विच कैनल है। स्विच कैनल जो है वो अमेरिका को कनेक्ट करती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग था, समुद्री मार्ग था, आयात और निर्यात को लेके, विदेशी आयात और निर्यात को लेके पुराने समय में। और अभी भी ये जो स्विच कैनल है, इसके माध्यम से अभी भी व्यापार किया जाता है और चीज़ों का आयात और निर्यात किया जाता है। तो बच्चों ये जो स्लाइड है ये हिंदी में थी, अब मैं आपको इसको इंग्लिश में भी बता देता हूँ। आप ये स्लाइड देख सकते हैं, ये इंग्लिश में है, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं बच्चों। इसको पढ़ना है क्योंकि इससे में कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स हम इसी स्लाइड के जरिए देंगे। ठीक है बच्चों, ये जो स्लाइड है ये इंग्लिश में है। इसके बाद मैं आपको अगली स्लाइड बताऊंगा बच्चों। ये जो इंग्लिश का जो डेटा था इसको मैं आपको पढ़ के भी बता दे रहा हूँ। तो देखिएगा बच्चों, सबसे पहले कैरोसिन एक्सेट्रा वर स्कार्सली। स्कार्सली का मतलब होता है कि जिसकी कमी हो जाए। स्कार्सली मतलब जो मुश्किल से मिले, जो काफ़ी मुश्किल से मिले, उसको स्कार्सली बोलते थे। तो उस समय जब हमारी कंट्री गुलाम थी, डिपेंडेंट थी, मतलब टोटली है ना, अंग्रेज़ों ने गुलाम बना रखा था, स्लेव बना रखा था, उस समय जो कैरोसिन ऑयल हुआ करता था वो काफ़ी मुश्किल से स्कार्सली मतलब लोगों को मिल पाता था। उसकी काफ़ी कमी जनरेट कर दी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। इसके अलावा हमारी कंट्री का जो एक्सपोर्ट था वो काफ़ी सरप्लस था, इंपोर्ट भी सरप्लस था। एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल का सरप्लस था और इंपोर्ट फिनिश्ड प्रोडक्ट का सरप्लस था। तो जिससे भी हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी थी काफ़ी ज़्यादा और एक्सप्लॉइट हुई, और जो फॉरेन कंट्री थी ब्रिटेन थी उसकी इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रांग हुई है इस कारण। ठीक है, इसके बाद देखिएगा बच्चों, यहाँ लिखा डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक कंडीशंस में जो सेंसस होता है, सेंसस मतलब द काउंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन, वो फर्स्ट टाइम 1881 में रेगुलर तरीके से लॉर्ड मेयो के जरिए कराई गई बच्चों। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे ये स्विच कैनल है जिसको स्विच नहर कहा जाता है, और स्विच कैनल से जो विदेशी जो फॉरेन कंट्रीज़ का जो ट्रेड है उसको जनरेट किया जाता था। ये स्विच कैनल अमेरिका को कनेक्ट करती है, ग्रेट ब्रिटेन को भी कनेक्ट करती है, और अदर जो कंट्रीज़ हैं इनके बीचों बीच उनको भी कनेक्ट करती है। तो उनसे भी ट्रेड ऑर्गेनाइज किया जाता है इस रूट के जरिए बच्चों। तो बच्चों ये समझ आ गया होगा। मैं आपको नेक्स्ट पेज बता रहा हूँ। नेक्स्ट पेज में आप बच्चों आप देखेंगे, इन्हें कीजिए। क्या आप स्वतंत्रता पूर्व भारत में बारंबारता अकाल पड़ने का कारण बता सकते हैं? मतलब जब हमारा देश गुलाम था उस समय भारत में बार बार अकाल पड़ता रहता था। अकाल पड़ता रहता था, कभी सूखा पड़ जाता था, तो कभी बाढ़ आ जाती थी, तो कभी मतलब मौसम सही नहीं रहता था, और कभी कभी ना ऐसा होता था वहाँ पर कि अकाल टाइप का खाने की बहुत किल्लत हुआ करती थी उस समय। स्वतंत्रता के समय भारत की जनसंख्या के व्यावसायिक विभाजन को पाई चार्ट में बनाइए। आपको बताना है कि जो भारत की जनसंख्या जो थी वो ज़्यादातर खेती पर निर्भर थी। 85% से ज़्यादा लोग अब खेती का काम किया करते थे। केवल 15% जो लोग थे वो व्यवसाय किया करते थे, वो व्यापार किया करते थे, और व्यापार करने वाले जो वर्ग था वो पूरा दक्षिण भारत में रहा करता था। उत्तर भारत, पश्चिम भारत, पूर्वी भारत, ये सारा का सारा जो भारत का हिस्सा था ये खेती में ही इंगेज था, खेती में ही लीन था। तो बच्चों यहाँ मैं बताना चाहूँगा व्यावसायिक संरचना। औपनिवेशिक काल में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में लगे कार्यशील श्रमिकों के अनुपातिक विभाजन में कोई परिवर्तन नहीं आया। कृषि सबसे बड़ा व्यवसाय था जिसमें 70 से 75% जनसंख्या लगी थी। विनिर्माण तथा सेवा श्रमिकों को क्रमशः 10% तथा 15 से 20% जन समुदाय को रोजगार मिल पा रहा था। मतलब रोजगार भी कम से कम 10 से 20% लोगों को ही रोजगार मिल पा रहा था। ज़्यादातर जो लोग थे हमारे देश के वो कृषि पर ही निर्भर थे, कृषि ही उनका मुख्य व्यवसाय था। तो बच्चों यहाँ आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है आगे, विषमताओं में वृद्धि एक बड़ी विलक्षणता रही। उस समय की मद्रास प्रेसिडेंसी आज के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल प्रांतों के क्षेत्रों, मुंबई, बंगाल के कुछ क्षेत्रों में कार्यबल की कृषि क्षेत्रक निर्भरता में कमी आ रही थी। विनिर्माण तथा सेवा श्रमिकों का महत्व तदनुरूप राजस्थान और उड़ीसा के क्षेत्रों में कृषि में लगे श्रमिकों के अनुपात में वृद्धि आंकी गई। कहने का मतलब है कि जो उड़ीसा का जो क्षेत्र था वहाँ पर खेती में जो इंगेज लोग थे वो बढ़ते गए, उसमें वृद्धि होती गई, और इसका ध्येय जनसामान्य के अधिवक्त सुविधाएं प्रदान करना नहीं था।
ये कार्य औपचारिक हित साधन के मध्य किया गया। अंग्रेजी शासन से पहले बनी सड़कें आधुनिक यातायात साधनों के लिए उपयुक्त नहीं थी। जो अंग्रेजों ने सड़कें बनाई थी वो एक तरह से उपयुक्त में नहीं थी, यूज़ में नहीं थी। किसके यूज़ में नहीं थी? जो आज़ादी के बाद हम जो आयात निर्यात करते थे उसके उपयोग में नहीं थी, तो वो सड़कें दोबारा डालनी पड़ी। तो कहने का अर्थ ये है बच्चों कि जब हमारा देश गुलाम था उस समय जो सड़कें बनाई गई, उस समय जो भी काम किए गए ब्रिटिश के जरिए, वो एक छोटे समय के लिए किए गए, शॉर्ट पीरियड के लिए किए गए, और वो सब चीज़ें गड़बड़ होती गई, उनको फिर दोबारा से रिपेयर करना पड़ा, उनको दोबारा से उनको बनाना पड़ा बच्चों। तो इस तरह से व्यापार जो था, व्यावसायिक जो संरचना थी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जो ब्रिटिश शासन के जो लोग थे, उन्होंने अपने खुद के हित में बनाई हुई थी, भारत के लोगों के हित में कुछ भी नहीं बनाई हुई थी बच्चों। इसके बाद देखिएगा, ये स्लाइड मैं आपको इंग्लिश में बता रहा हूँ, वर्क दिस आउट, वही सेम पॉइंट है। कैन यू फाइंड आउट द रीज़न बिहाइंड द फ्रिक्वेंट ऑकरेंस ऑफ फैमाइंस इन, मतलब भारत में, इंडिया में जो बार बार फैमाइंस पड़ रहा था, अकाल पड़ रहा था, उसका क्या कारण था? इसका कारण हमें बताना है, मतलब इन्होंने बोला हुआ है हमसे। तो बच्चों आगे अब मैं आपको बताना चाहूँगा, द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द वर्क फोर्स विच यूजली रिमेंड एट ए हाई ऑफ 70 to 75% इंगेज इन एग्रीकल्चर। मतलब 70 से 75% जो पॉपुलेशन था इंडिया का, वो कायम इंगेज था, एग्रीकल्चर में था, और 15 से 20% जो लोग थे वो आपके सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व थे। इसके अलावा जो इंडिया का जो नॉर्थन पार्ट था, ईस्टर्न पार्ट था, वेस्टर्न पार्ट था, वहाँ पर जो लोग रहा करते थे वो लोग मोस्टली फार्मिंग किया करते थे। और इसके अपार्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों, जो आपका सदर्न इंडिया वाला पार्ट था, वहाँ के जो लोग थे वो ट्रेड, सर्विस, इन सेक्टर्स में इन्वॉल्व थे। और ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी वो इंडिया के फेवर में बिल्कुल नहीं थी। जो रोड कंस्ट्रक्ट किए गए ब्रिटिश के जरिए, वो टेम्प्रेरी थे, क्योंकि वो जल्दी ख़राब हो गए थे। इसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में दोबारा से रोड का कंस्ट्रक्शन कराना पड़ा, क्योंकि विलेजेस में रोड्स का कंस्ट्रक्शन ब्रिटिश ने नहीं कराया हुआ था। ब्रिटिश ने जो रोड का कंस्ट्रक्शन कराया हुआ था वो केवल रॉ मटेरियल को अपनी खुद की कंट्री में एक्सपोर्ट करने के लिए कराया था। केवल वहीं रोड डाला हुआ था जहाँ से उनकी कंट्री में रॉ मटेरियल ईजिली एक्सपोर्ट हो जाए। और हमारी कंट्री के जो विलेजेस थे वो अभी भी कनेक्टेड नहीं थे, प्रॉपरली कनेक्टेड और लिंक्ड नहीं थे। तो बच्चों ये आपको समझ आई होगी ये चीज़। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहूँगा। इंफ्रास्ट्रक्चर वो रिसोर्सेज होते हैं जिनकी मदद से प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से किया जाता है, ठीक है। तो बच्चों एक बार और इन स्लाइड्स में जो कंटेंट लिखा है उनको आप पढ़िएगा, समझिएगा, और कन्फ्यूज़न हो तो मुझसे पूछिएगा बच्चों। थैंक यू।